नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 7वीं किस्त। सुनिए, 7वीं किस्त। चैप्टर वही है, कादम्बरी, 7वीं किस्त। रात तक एक खाली कमरे में बैठी साड़ियों पर फॉल लगाती रहीं। उंगलियां दुख गईं, आंखों में दर्द होने लगा। फिर खाना खाया। अहले खाना 9:30 बजे सोने के लिए चले गए। चांदनी दालान में आई। नौकरानियों का बैतुल खला सहन में बहुत फासले पर था। लालटेन लेकर रवाना हुई। वापस आकर खटिया पर लेटी। खुश कदम ने रुई के पर्दे गिराए। चांदनी लिहाफ में दुबक गई। नीम कोहिस्तानी जफ़रपुर बहुत सर्द मकाम था, मगर वहाँ कमरे में सोती थी। बाहर सोने का पहला इत्तेफाक था। कोठी में सब लोग बिजली की अंगीठियाँ जलाए अपने अपने कमरों में महवे ख्वाब थे। शाम उन्होंने खुश कदम से दरियाफ्त किया था, तुम लोग अंदर कोठरियों में क्यों नहीं सोई? उसने कहा था, कोठरियाँ रहने के लायक नहीं, खिड़कियाँ दरवाजे टूट गए। राजा साहब उनकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि हम लोग बाहर ही सो जाते हैं। रुई के पर्दों में ठंड नहीं लगती। चांदनी को सर्दी महसूस हुई। गुड़ी मुड़ी होकर पड़ गई। गुज़िश्ता शब गड़गड़ाती ट्रेन में गुजरी। परसों रात वो जफ़रपुर में थी, जो उनसे शायद हमेशा के लिए छूट गया। और कैसे कैसे सदमे ज़िल्लतें सहने के लिए छूटा। खैर, अल्लाह का एहसान है। या रब्बे करीम, तेरा किस मुँह से शुक्र अदा करूँ? तूने फ़ौरन के फ़ौरन सर पर छत भी दे दी, पेट भर खाना भी खिलाया, खूब गर्म चाय भी पिला दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बाप से बेहद मोहब्बत थी, जो उन्हें छोड़कर गायब हो गए। कभी भूले से ख़त न भेजा, लेकिन वो हमेशा रात को सोने से पहले दुआ करती थीं, या अल्लाह तू अब्बा को ज़िंदा सलामत रख। वो जहाँ कहीं भी हों, खैरियत से हों, वापस आ जाएं। या अल्लाह अम्मा को ज़िंदा सलामत रख। या अल्लाह अब्बा खैरियत से हो। माँ की वफ़ात को 2 महीने गुजर चुके थे, मगर अब भी आदतन दरख्वास्त करती, या इलाही अपने हबीब के सदक़े अम्मा को ज़िंदा सलामत रख, उनकी लंबी उम्र हो। फ़ौरन ही ख़ुद को सही करती, उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में जगह दे, आमीन। पलंग पर करवटें बदलते देख इलायची खानम ने हुंकारा भरा, अब सो भी जाओ चदनिया, सवेरे उठना है। नीलकू सुबह मटियाले पर्दों में से झांकी। चांदनी बेगम आंखें मलती उठ बैठी। कलमा पड़ा। एक लम्हे के लिए जहन माऊफ रहा, मैं कहाँ हूँ? सर्दियों की सुबह अपने घर के मानूस दरो दीवार नज़र आते थे। खिड़की में से बाग का मंजर। कभी कोई शरीर बेज़रर भुतने ऐसा पहाड़ी लंगूर किसी डाली पर झूलता दिखलाई पड़ता। हिमालय के परिंद शोर मचाते। धोबन चिड़ियाँ, पहाड़ी मैनाएँ, लाल चोंच वाला गुलसहरा, नीले रंग के नूरपोश। दादा मियाँ प्यार से आवाज़ देते, चांदनी बिटिया, देखो मियाँ नूरपोश तुम्हें सलाम करने आ गए। रखते ख्वाब से उठो, नमाज पढ़ो। अब्बा दिन चढ़े तक सोया करते। अम्मा, दादी और दोनों चचियाँ उमूर खानादारी में मशगूल हो जाती। सहन के यूकलिप्टिक हवा में झूमते।
दूसरी मंजिल पर नेपाली वजह की स्याह चौबी बालकनी में दादा मियाँ की आराम कुर्सी बिछती। वो धूप में बैठकर अखबार पढ़ते। अब्बा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। दादा मियाँ की डांट फटकार पर उनको गुस्ताखी से जवाब देते। बीवी और भाइयों से लड़ते, बंदूक उठाकर जीप में जा बैठते और शिकार के लिए निकल जाते। वो बचपन के जाड़े थे। फिर अक्सर सुबह जब आँख खुलती, घर का एक फर्द गैर हाजिर होता। दादा मियाँ, दादी, चचा चचियाँ, उनकी औलाद, कुछ मरकर निकले कुछ जिंदा। अब्बा भी गायब हो गए। दूर सरकंडों में छुपे इमाम बाड़े की तरह कोठी खंडर होती गई। बाग उजड़ गया। एक बार अय्याम मुहर्रम में झाड़ियों में छुपा तीतर जोर जोर से बोला। अम्मा बीए के इम्तिहान के लिए पढ़ने में मसरूफ़ थीं। सर उठाकर बोली, कहते हैं दश्ते करबला में एक तीतर बोलता है। उसकी सदा भी ऐसी सुनाई देती है जैसे कहता हो, कुछ तशुद हुसैन, कुछ तशुद हुसैन। रात को बहुत दूर से हुसैनी बाजे की आवाज़ आती। बिस्वा में बने ताजियों से लदी बैलगाड़ियाँ कोहर आलूद सड़क पर से गुजर जाती। अम्मा सर ढाँप कर नज़र नियाज का इंतज़ाम करती। खुद ही बैठकर शहादतनामा पढ़ती। दादा दादी की वफ़ात, अब्बा और चचाओं की पाकिस्तान रवानगी और घर के ज़वाल के बाद भी वो तन तनहा जैसे तैसे बन पड़ता। दादी अम्मा के ज़माने की रिवायात निभाई जा रही थी। सन 1858 में बेचारी मलका हज़रत महल ने इसी रास्ते से नेपाल हिजरत की थी। उनके शिकस्त खूर्दा काफ़िले के बहुत से अफराद ऊपर पहाड़ियों तक ना पहुंच पाए और इन जंगलों में बस गए थे। उनकी औलाद बोसीदा मकानों में आबाद थी और उनका इमाम बाड़ा खंडर की सूरत में मौजूद था। अब भी वहाँ आज़ादारी होती थी। रात के सन्नाटे में नौहों की आवाज़ें साफ सुनाई देती। लोग कितने सख्त जान हैं। अम्मा कितनी सख्त जान थी। अलीगढ़ से मैट्रिक कर लेने के बाद उनकी शादी हुई थी। अब्बा के फ़रार के बाद उन्होंने खुद ही पढ़ कर इंटरमीडिएट और बीए बीटी किया। आधी उम्र उनकी मुसीबतें झेलते गुजरी। अच्छा हुआ मरने से पहले उस चोटी मिरासन से कंबर मियाँ के ब्याह की खबर उन्होंने न सुनी, वरना एक और कारी चोट दिल पर लिए कब्र में उतरती। पहले जब कभी गोगा पीर के लाल सूती गोलों वाले झंडे उठाए मेहतर सड़क पर से गुजरते, रमनिया झाड़ू देने के बाद अम्मा से बसद अदब कहती, बेगम साहब आज हम लोगन का त्यौहार है, जल्दी छुट्टी दे दीजिए। अब वो आकर बड़े फ़ख्र और ख़ुद एतमादी से इत्तला देती थी, बेगम साहब हमारे बेटे का केमिस्ट्री का पेपर है, हम उसके साथ शहर जा रहे हैं। अम्मा कहती, क्या पता 10 साल बाद इसका लड़का इसी ज़िले का कलेक्टर होकर आवे। साहबजादी परवीन सुल्तान की आवाज़ कानों से टकराई, अरे सोना कली, क्या चांदनी अब तक सो रही हैं? उनसे कहो इधर आकर काम शुरू कर दें। जैनी, पैनी, फैनी, बॉबी, मदर फादर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कंट्रीमैन, देखो मुझे। एक करारी सदा क्वाड्रेंगल के तीसरे दालान से बुलंद हुई। तीनों बहनें जो धूप खाने सहन में निकल आई थीं, फौरन गायब हो गईं। एक गोरे चिट्टे जवान आदमी, घनी स्याह दाढ़ी, आंखों में ज़रा सी वहशत, बेशकीमत ड्रेसिंग गाउन, एक हाथ में पाइप, दूसरे में ताज़ा अखबार, थिएटर के जूलियस सीजर की तरह
तौल तौल कर कदम रखते दालान की सीढ़ियां उतरे। चांदनी दिखलाई पड़ी जो अमरूद तले नलके पर हाथ मुंह धो रही थी। उन्होंने अपनी साबुनदानी दरख्त की एक शाख में छुपा दी थी ताकि नौकरानियां उसे इस्तेमाल न करें। उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, साबुन फिसल कर नाली में गिर गया। उलझ कर झुकी, सर उठाया तो जूलियस सीजर सर पर मौजूद। उन्होंने हवा में हाथ लहराया, फिर साबुनदानी उठाकर बड़े एहतराम से उन्हें पेश की और पूछा, आप कौन मोहतरमा है? इलायची खानम ने दूर से इशारा किया, इधर भागाओ, इधर भागाओ। ये साहब कौन है जो तकरीरें करते रहते हैं? लीडर हैं। शाम को इलायची खानम से दरियाफ्त किया। सरकार के बड़े साहबजादे। पगला गए हैं, लीडर ही समझो। चांदनी मजीद कहानी सुनने के लिए मुंतजिर रहीं। लो ज़रा ये चावल बुनो, अल्लाह बतलाइए ना। उन्होंने चारों तरफ देखकर सरगोशी की। 3 कटोरी 3 कौड़ी हो गई। इस गम में ज़रा खिसक गए। बाप ने पढ़ने के लिए विलायत भेजा, वहाँ से मेम कर लाए। परवीन को बरामदे में नमूदार होते देखकर बआवाज़ बुलंद कहा, अरे चांदनी बिटिया, आज कितने ब्लाउज सिए? परवीन अंदर गई। वो मेम भी सिड़न थी और घोड़ी ऐसी। अरे वाह, खिलखिलाकर हंसी। शुक्र है चंदनिया, तुमको हंसी तो आई। अच्छा फिर? और विकी मियाँ इतने खूबसूरत। खैर घर वाले सब चुप चुप क्या कर सकते थे। उसे चांदनी बेगम, तुमको टीपची भरनी भी आती है? चांदनी ने सहर पर नजर डाला। सफिया सुल्ताना जीने पर जा रही थी। गई, आगे बताइए। भगल गांठ का बाहर निकलती। एक बार ब्लाउज पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन पहने क्लब पहुंच गई। एक दफ़ा हेड की जगह रद्दी की टोकरी ओढ़ ठंडी सड़क पर टहलने लगी। अब उनको कोई बाहर ना निकलने दे। ये कोशिश करे भागने की तो मियाँ उनको पीटने लगे। 4-5 बरस में बिटिया वो इस महल खाने की कैद में रहकर पिटती रहीं। एक रात ताली बजाने वालों के साथ निकल गई। ताली बजाने वाले? अवाम? ना आम ना अवाम। पब्लिक यानी जब लीडर तकरीर करते हैं और बाकी लोग जो ताली बजाते हैं, वो नहीं, वो जो पहले ताली बजाते हैं और फिर बात करते हैं। हम समझे नहीं। बहुत शाइस्ता खातून थी, बमुश्किल कहा, अरे वही जनाने। ओह, चांदनी बेगम दुपट्टे में मुंह छुपाकर खूब हंसी। माली के यहाँ लड़का बाला हुआ था। एक टोली कंपाउंड में आ गई। मेम साहब बड़ी दिलचस्पी से उनका नाच गाना खिड़की में से देखती रहीं। दूसरी रात बताशन बुआ ने दूर से एक लंबी तरंगी औरत की झलक देखी जो साड़ी पहने, घूंघट काढ़े, देवड़ी से निकल रही थी। बताशन बुआ समझी सुलोचना होंगी, अंदर इनाम लेने आए होंगे। सुलोचना कौन? चांदनी ने बात काटी, अरे वही जनानों के लीडर। ये लोग अक्सर सिनेमा की एक्ट्रेसों के नाम खुद रख लेते हैं। उनके बूढ़े चौधरी पुराने ज़माने की सुलोचना कहलाते थे। सुबह को मालूम पड़ा, तब से भैया ज़्यादा खिसक गए। लंबी लंबी स्पीचें देने लगे। चुनाव में खड़े होने वाले थे। बड़ी मुश्किल से रोका गया। मेम को ना ढूंढा। घर वाले इज्जत के मारे चुप। मशहूर कर दिया विलायत गई। सुलोचना ने उसका नाम आसमान से टूटा सितारा सफ़ेदुज़्ज़मानी गलीचा बेगम रखा।
आसमान से टूटा सितारा, सफ़ीदुज़्ज़मानी गलीचा बेगम, चांदनी ने दोहराया। हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाबू कालीचरण ने कहा, कायदी की लड़की से विकी मियाँ की दूसरी शादी कर दीजिए, ये ठीक भी हो जाएंगे। तौबा, पागल आदमी को कौन लड़की देगा? चांदनी ने कहा। नहीं, ऐसे पागल भी नहीं है। जाड़ों की रातें तवील हुई जा रही थीं। परवीन सुल्ताना के वीज़ा की मियाद करीबुल ख़त्म थी। चांदनी शाम तक उनके कपड़े सीती, रात को दालान में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती और इलायची खानम और बताशन बुआ से 3 कौड़ी हाउस के किस्से सुना करती, या ख़ुद उनको अपने ददियाल ननिहाल के भले दिनों के वाक़यात बताती। मेरे नाना, परनाना वग़ैरह इस कदर माजूर और बददिमाग थे कि उनके इलाके में किसी को पुख्ता मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। सारी रैयत कच्चे घरों में रहती थी। ऐसी रऊनत, ऐसी फिरौनियत, उसका अंजाम भी तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आज पैनी बाजी ने कश्मीरी शाल फरोश से पश्मीने की चादर खरीदी। उसमें 2-2 बालिश्त उसमें 2-2 बालिश्त चूड़ी जामादार की पट्टी लगी थी। बहुत महंगी दे गया। मैंने कहा, अरे पैनी बाजी, हमारे नाना 52 गांव के मालिक थे, उनके यहाँ तो पूरा शामियाना जामावार का था। पैनी बाजी ने फ़ौरन डांट दिया, बस उड़ाओ मत। अगर तुम कभी पाकिस्तान गई और वहाँ ये कहा तो मुकामी लोग बहुत हंसेंगे कि जो मुहाजिर आता है वो इसी किस्म के ज़पट हाँकता है। फिर कहाँ गया वो शामियाना जामेवार का? मैं रुहकी हो गई। पछताई के जिक्र क्यों छिड़ा? मैंने कहा, मेरे मामू अय्याश और अनपढ़ हैं। उन्होंने हवेली के फाटक, दरवाजे, कड़ियाँ, संगे मरमर एक एक चीज़ बेच खाई। शामियाना चबूतरे पर फैलाकर दोनों भाई बड़ी बड़ी कैंचियाँ लेके उकड़ू बैठ जाते। उसके टुकड़े काट काट कर बेचने के लिए 2-2 उंगल पर एक दूसरे से झगड़ते। फिर वो भी पाकिस्तान चले गए, तुम्हारे अब्बा की तरह। पैनी बाजी ने तंजन दरियाफ्त किया। मैंने बतलाया कि एक मर गए, दूसरे दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर हैं। उन्होंने भी कभी हमारी खबर ना ली। कुछ देर बाद चांदनी ने बताशन बुआ को मुखातिब किया। बाजी, अम्मा रोज़ रात को ख्वाब में नज़र आती हैं। कल रात तो उनके साथ दादी अम्मा और उनकी पेश खिदमत सुनहरा बुआ भी आई थी। तुम आजकल बड़ी परेशानी में हो ना, इस वजह से उन लोगों की रूहें तुम्हारे लिए बेकल हैं। हमने तो अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया, और वो हैं कि मरने के बाद भी हमारे लिए बेचैन है। औलाद का तो ये काम ही है कि माँ बाप का दिल दुखाए। जब 3-4 साल उधर बिट्टू खाला कंबर मियाँ की बात लेकर आई, बाजी अम्मा के पाँव में बड़ी सख्त मोच आ गई थी। वो चलने फिरने से माजूर थीं। मैं कॉलेज से आई तो खिसकते खिसकते पाइती तक आई और कहने लगी, चांदनी तुम्हारे लिए। बस बताशन बुआ। जहाँ बाजी अम्मा ने यह कहा और मेरा पारा चढ़ा। जब किसी का टूटा मारा पैगाम आता, वो उसका जिक्र शुरू करती और मैं मुंह फुलाकर कमरे से निकल जाती। वो मुतवातिर बकती झपती रहती, अब्बा को बुरा भला कहती। ये वबाल बलाए जान मेरे ज़िम्मे डालकर भाग गए। मैं चुप साधे रहती, हफ्तों उनसे बात ही ना करती। अब उस रोज़ बिट्टू खाला के जाने के बाद वो खिसक कर पाईती आई। मैं चुप रही, मुंह फेर लिया। वो भी खामोश हो गई। मायूसी के साथ सरकते हुए
वापस फिर अपने तकिए से टेक लगा ली। अब मैं वो मंजर कभी भूल ही नहीं पाती। सुनहरा बुआ जिंदा थी। उन्होंने मुझे बतलाया कि बिट्टू बेगम अपने बेटे के लिए बात कर गई हैं। मैंने बाची अम्मा का बहुत दिल दुखाया। कभी कभी मैं चिल्लाती, तुम खुद ही बुरी हो, वरना अब्बा छोड़कर क्यों जाते। ए बताशन बुआ, मेरा बड़ा जी चाहता है कि किसी तरह कराची जाकर अब्बा से मिलाऊं। उन्होंने कभी ना सोचा कि जवान बेटी किस हाल में। बुआ, लोग ऐसे पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं। आदमजाद असलियत में बहुत ही बद है चदनिया, वरना काहे को इतने पैगंबर आते। आखिरी बार जब बिट्टू खाला पहुंची जफरपुर, मरने से 2 दिन पहले उन्होंने बाजी अम्मा को और मुझे बुलवा भेजा। बाजी अम्मा बीमार थीं। उनको बड़ी झुंझलाहट आई, चांदनी को क्यों बुलाया है, कंबर को साथ लेकर यहाँ आए, हम क्यों उनके सामने झुकें। मैं भी खूब बाजी अम्मा पर चिल्लाई, कीजिए अपनी अमीर सहेली की खुशामद। मगर बताशन बुआ, खुदा की शान देखो, अब मुझे खुद भिकारन की तरह कंबर मियाँ के दर पर आना पड़ा, और वो भी बेकार। शायद इस बेला लंका ने उन्हें बतलाया ही ना हो कि मैं आई हूँ, वरना वो कम से कम फ़ोन पर ही खैरियत दरियाफ्त कर लेते। नूरन बोली, बीवी के ग़ुलाम हैं। हमने एक रोज़ अलहम्दु बाजी को फ़ोन किया। ईदू ने कहा, उनको तो बेगम साहब ने खड़े खड़े निकाल दिया। साहब ने चूं ना की। चूं करें कैसे, वो उन्हें मारती भी तो हैं। कुछ बोलें तो पिटें। जग हंसाई अलग। सोना कली ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा, कंबर मियाँ का मौजू बेहद तकलीफ दे था। चांदनी ने कहा, आतू जी अब तक अंदर से नहीं आई। वजीरन बावर्ची खाने से अंगीठी उठा कर लाई। अंदर इस्त्री कर रही हैं। कल दावत है बड़ी भारी। पहनी बिटिया पाकिस्तान वापस जाने वाली हैं। अब रोज़ उनके लिए डिनर पार्टी का लगा। सोना कली ने जवाब दिया। वजीरन की बेटी नूरन उकड़ू बैठकर ज़ोर ज़ोर से कोयले दहकाने लगी। चांदनी ने उड़ती चिंगारियों पर नज़रें जमा दी। बताशन बुआ, मैंने बचपन में एक अंग्रेज़ी कहानी पढ़ी। एक छोटी लड़की है, यतीम, बेघर। क्रिसमस की शाम है और वो सड़क पर चलते चलते थक कर एक अमीर आदमी की दीवार से लगकर बैठ जाती है। अंदर त्यौहार मनाया जा रहा है, बाहर बर्फ़ गिर रही है और ये लड़की सर्दी से बचने के लिए एक दिया सलाई रोशन करती है। पल भर की रोशनी में वो ख्वाब सा देखती है कि एक खूबसूरत गर्म कमरे में बैठी त्यौहार मना रही है। वो माचिस बुझ जाती है, दूसरी जलाती है, फिर तसव्वुर करती है कि बड़ी नफीस मसहरी पर बैठी है। इस किस्म की कुछ कहानी बुआ, मुझे ठीक से याद नहीं। बताशन बुआ ने एक ठंडी सांस भरी। चांदनी लालटेन उठाकर बैतुल खला की तरफ जानिब चली गई। नूरन बड़बड़ाई, दावत है। कल सवेरे से फेनी बिटिया एक एक फ़ोटो साफ करवाएंगी। हर दीवार पर सैकड़ों तो फ़ोटो लगा रखे हैं। दादा, परदादा, फलाने ढिमाके। तो क्या तुम्हारे बाप दादा की तस्वीरें लगाएं? ये सक्के थे, कमर पे लाल पटका बांधे, सारी उम्र पानी भरते गुजारी, कहलाए भिश्ती। मरे तो गोरे गरीबा में दफन किए गए। बताशन बुआ के बाबा ये बावर्ची थे। वजीरन के वालिद जिंदगी फूंकनी से चूल्हा फूंकते गुजार दी। और इन्हीं को देखो, वजीरन बड़ी तलखी से कहती रही, आज इन पर वक़्त पड़ा है
तो बांदियों के साथ रहती हैं। कल फिर से बीवी बन गई तो आकर किसी बांदी की चाय पर वे बैठेंगी भी नहीं। बेला ज़ात की डोमनी है। जब यहाँ गाने आई थी शादी में, उनके लिए खाना कश्ती में लगाकर बाहर भेजा गया था, साथ किसी ने खिलाया भी नहीं। अब बेगम बनकर आई, बर्राती हुई। दावत के हंगामे और काम की थकान की वजह से अगली रात महफिल नहीं जमी। चांदनी अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी नींद का इंतज़ार करती रही। बताशन बुआ और इलायची खानम की कानाफूसी सुनाई दी। चौंक कर उठी मगर सोती बनी रही। ए बताशन, कल रात हम रानी साहब के सिंगार कमरे में स्त्री कर रहे थे। अरे देखो, ये जग तो नहीं रही, सो गई हैं बेखबर, कहे जाओ। सरकार, रानी साहब, तीनों बिटियां, बॉबी भैया, सब जने कमरे में मिसकोट कर रहे थे। रानी साहब कहें, हर डॉक्टर की राय है शादी कर दो, ठीक हो जावेंगे। ये लड़की तो जैसे अल्लाह ने भेज दी, ख़ानदानी, तालीम याफ्ता और शक्ल व सूरत भी कायदे की, गोरी बक्का जैसी बर्फ़ी का टुकड़ा। चांदनी से नारा आ गया, फौरन उठ बैठी, पूरी बात बतलाओ। इलायची खानम बौखला गई। बिटिया, सरकार तो चुप रहे, पेनी बिटी और बॉबी बहुत बिगड़े। बॉबी मियाँ ने कहा, आप माँ हैं इसलिए ये कह रही हैं, होगी कभी तंदुरुस्त, इसलिए कह रही हैं, विकी कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। डॉक्टरों से हम भी पूछ चुके हैं, आप उस गरीब लड़की की ज़िंदगी क्यों तबाह करती हैं? चंदनिया, बात यह है कि रानी साहब जानती हैं तुम्हारा कोई हिमायती मौजूद नहीं। कंबर मियाँ ने टेलीफोन तलक नहीं किया। बेला अपने घर में घुसने ना देंगी। तुम जाओगी कहाँ? मेम साहब तो जनानों के साथ निकल भागी, तुम क्या करोगी? विकी तो तुमको बेत से पीटेंगे। उनके पास एक चमड़े का हंटर भी है, उससे मेम साहब को पीटा करते थे। डॉक्टर लोग कहते थे इनका मर्ज ही यही है। बॉबी मियाँ ने रानी साहब की बहुत मुखालफत की, हम समझ गए। तुमसे हमदर्दी तो खैर उन्हें क्या होगी। असल वजह यह है कि अगर बड़े भाई बाल बच्चों वाले हो गए तो जायदाद गई। बताशन सोचती रही। अब वो बोली, बिटिया, हर मामले के दो पहलू हैं, हो सकता है अच्छे हो जाएं। अपने ऐशो आराम का सोचो। इस घर की बड़ी बहू बनोगी और अगर पैदाइशी बदनसीब हो तो वो तुम्हारे धुर्रे उड़ा देंगे और तुम यहाँ से निकल भी ना पाओगी। एक बात तुमको और बतला दें, तुम बॉबी मियाँ से इस बारे में कुछ ना कहो। वो एक तरह से तुम्हारे तरफदार हैं और एक तरह से मुखालिफ। पूछो क्यों? और वो हमदर्दी के बहाने तुम पर डोरे भी डाल सकते हैं। वो ठीक आदमी नहीं है। बीवी चाले के मैके गई, आज तक तो लौटी नहीं। जब ये बेला बम्बई से आई, उनके चक्कर में पड़ गए। शेख कंबर अली शेख चिल्ली थे, उनसे ब्याह ही कर बैठे। वो बॉबी भैया की आदतों से वाकिफ़ हैं। उसी मार से वो आज तक बेला को लेकर यहाँ नहीं आए। उस रोज़ तो तुमको पहुँचाने यहाँ आ गई थी। रहे बॉबी मियाँ, उनकी लकड़ बग्गे की खासियत है। पहला सा ज़माना 3 कटोरी का रहा होता तो ये गांव से लड़कियां उठवाते। सोते वक्त चांदनी ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मियाँ, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तू ही कोई राह सुझा जो मेरे हक में बेहतर हो वो कर। सुबह को चावल साफ करते हुए
सोनाकली चुपके से बोली, अब सबको मालूम हो गया, तुम इलाची खानम, बताशन बुआ, नूरन, वजीरन की बातों में ना आना। ये तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे तुम फिर से बीवी बन जाओ। और दुअम ये कि इलाची खानम ऊंची ज़ात की पठानी है, उनकी जवान नवासी अपने माँ बाप के साथ गांव में रहती है। एक बार पहले यह जिक्र छिड़ा था कि डॉक्टरों की राय के मुताबिक विकी मियाँ का ब्याह कर दिया जाए, तो रानी साहब ने यह अंदिया भी जाहिर किया था कि इलाची खानम की नवासी ही से दो बोल पड़वा दें। बॉबी मियाँ ने बड़ी मुखालफत की। इतने में तुम कहीं से आन टपकी। चांदनी बेगम का दिमाग चकरा गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा कर सिलाई वाले कमरे में पहुंची और मशीन का गिलाफ उतारा। जब अम्मा मुंशी कालीचरण को नैनीताल ट्रंक कॉल लगावें कि हमारे कमर से जब अम्मा मुंशी कालीचरण को नैनीताल ट्रंक लगावें कि हमारे कमरे दुरुस्त करवा दो, समझ लो परवीन कि यहाँ किसी ना किसी की बात तय हो गई। बॉबी मियाँ ने तंजिया लहजे में बहन को मुखातिब किया। वो बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी अपने आखिरी ब्लाउज़ की आस्तीन में तुरपाई कर रही थी। हाँ, वो चाहती हैं कि मेरे कराची वापस जाने से कब्ल निकाह हो जाए। कमाल है, ये बिल्कुल अभी तक क्वीन विक्टोरिया बनी हुई हैं। मगर क्वीन विक्टोरिया भी पार्लियामेंट के हुक्म से बाहर नहीं थी। ये खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी एक बेज़बान लड़की को कुर्बानी का बकरा बनाए दे रही हैं। कुर्बानी की बकरी। लड़की राज़ी है और तुम आफत मचाए दे रहे हो। चांदनी राज़ी है, होंगी क्यों नहीं। सोनाकली, खुशकदम, सबको उनका इशारा मालूम हो चुका है। टूटे दालान से अचानक उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोठी में बतौर बड़ी बहू साहब। पैनी, ऐसा गज़ब नहीं होना चाहिए। वो नॉर्मल कभी नहीं हो सकते। तुम कैसे भाई हो? खुदगर्ज। हम नहीं चाहते कि इस घर में दीवानों की एक फ़ौज पैदा हो जाए। अम्मा को समझाओ। हम तो उनसे कभी कुछ नहीं कह पाते। उन्होंने हमारा ब्याह कौन हमारी मर्ज़ी से किया था। मगर अब हम अच्छे खासे खुश हैं। तुम लोग इतना पढ़ लिख कर भी गैयाँ बनी रहती हो। ये चांदनी भी तो MA BEd है बेचारी। हम देखते हैं कि तुम उस बेज़बान गाय के कुछ ही ज़्यादा ही हमदर्द हुए जा रहे हो। वालिदा ने जिन ज़बान दराज साहबजादी को हमारे सर मंडा है, उसके मुकाबले में हम इस लड़की के नर्म मिजाज के कायल ना होंगे। तुम लोगों ने उसे शागिर्द पेशे में डाल रखा है और वो कितने वक़ार और तहम्मुल के साथ इस बेइज्जती को सहे जा रही है। ज़रीना और सफ़िया निटिंग करती हुई आन कर पास की कुर्सियों पर बैठ गईं। बड़ी ज़रीना ख़ानदानी मामलात में अपनी वालिदा की मुशीर और हमनवा थीं। मंझली परवीन सचमुच पड़ोसन दाखिल कि शादी के बाद पड़ोसी मुल्क अब उनका वतन था। सफ़िया सुल्ताना हमेशा खामोश और बेनियाज सी रहती थीं। कंबल की शादी के बाद से बहुत तल्ख मिजाज भी हो गई थी। सिगरेट दूर घास पर फेंकते हुए बॉबी ने अचानक परवीन को मुखातिब किया। तुम एक काम करो, चांदनी को कराची ले जाओ। खामखा कराची ले जाऊं? तुम बतला रही थी 2 मुलाजिम तुम्हारे साथ बाहर जा सकते हैं। हाँ, एक खानसामा, एक आया। बॉबी, व्हाट द हेल डू यू मीन? फिर खामोशी छा गई। तीनों बहनें अपने अपने ख्यालों में डूबी गढ़हल के दरख्तों पर नजरें जमाए रहीं। निखरी हुई धूप में सीमल के फूल तैरते फिर रहे थे। कुछ दूर जाकर फिजा की तेज सुनहरी नीलाहट में अचानक मालूम हो जाते। एक नर्म नाजुक, भोली, गैर महफूज लड़की
रूही के उस हवाई से फूल की तरह हवा में तैरती यहाँ आ गई है और ये सब मिलकर अपनी अपनी गरज के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं। या बड़ी बहू या आया। वाह, सफ़िया सुल्ताना ने नफरत के साथ सोचा। और ख़ुद बॉबी, अगर इनका बस चले तो उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लें। परवीन ने आह भरी। सगे भाई के लिए इतनी बेहिसी? सफ़िया ने कहा। तो भाई क्या करें, इनका इलाज सोचा है तो इसमें बॉबी खंडत डाल रहे हैं। जरीना ने तुनक कर जवाब दिया। मैकबथ की चुड़ैलें तुम तीनों से ट्रेनिंग ले सकती हैं, अब हमारी जान ना खाओ। बॉबी कुर्सी से उठे और सीढ़ियां उतरकर पाए बाग में चले गए। नूरन झूले पर बैठी मालन से बातें कर रही थी। उसे बुलाया, आहिस्ता से कहा, देखो जब बिटिया लोग अंदर सोने के लिए चली जावे, ज़रा मौका महल देखकर चांदनी बेगम को इधर बुला लाना, हम अभी आते हैं। फौरन अपने कमरे की सिमत रवाना होगी। चांदनी अंदर सहन में नमाज ज़ोहर के लिए वज़ू कर रही थी। एक फुटकी चिड़िया अमरूद की डाल पर आन बैठी और ज़ोर ज़ोर से गाने लगी। अरे उड़ जा कमबख्त, चांदनी बड़बड़ाई। अमरूद तले रखी संगे मरमर की बड़ी सी सिल पर चटाई बिछाई। जूही सलाम फेरा, सुतून के पीछे नूरन दिखलाई दी। भाजी, आपको बॉबी मियाँ बुला रहे हैं, चलिए जल्दी। तेज आंखों वाले बॉबी मियाँ से कभी कभार चलते फिरते बात हो जाती थी। वो खुद ही बड़े तपाक से हेलो कहते। अगर मामाओं ने उनके मुतालिक ना बताया होता तब भी उनकी रफ्तार और गुफ्तार ही से जाहिर होता था कि शौकीन मिजाज, तुंदखू और कीना परवर आदमी है। ना उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। सीमल के नज़दीक एक फाइल लिए खड़े थे। हलो हलो चांदनी बेगम, आओ आओ। वो साथ साथ चल दे, कदम के कुंज में जा बैठे। घबराओ नहीं। अरे भाई तुम कैसी दब्बू लड़की हो, फरमाइए। बहुत मुख्तसर बात करना है। तुमको विकी के बारे में तफसीलात का इल्म है? कुछ। ये उनकी मेडिकल रिपोर्टें हैं, पढ़ लो। वो बेंच के कोने पर टिकी और फाइल के कागजात पर सरसरी नज़र डाली। शिज़ोफ्रेनिया, नाचीज़ ने साइकोलॉजी में एमए किया है, जिसमें अंबार मिल नफ्सियात भी शामिल है। इसके बावजूद क्या, ये सब तो आप लोगों ने ही खुद ही इस अंदाजे से तय किया है गोया मैं भी आपके किसी किसान की लड़की हूँ। मुझसे किसी ने डायरेक्ट बात की ही नहीं। अपने पिछले बर्ताव की वजह से सब लोग तुमसे झेपते हैं। सीधी बात अब हम करेंगे, ये जानते हुए भी कि मैगी मैम की उन्होंने खाल। उनकी शादी तो बेला से होना चाहिए थी। जवाबन वो उनकी इतनी ठुकाई करती हैं कि दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाता। चांदनी ने हंसकर बात काटी। तुम कैसी अजीब लड़की हो, इतना सीरियस मामला है और तुम हंस रही हो। अब तक जो हमारे ऊपर गुजरी है सहेली, बाकी भी भुगत लेंगे। यानी तुम्हें भी दौलत की तमन्ना है, आपको नहीं है? आप क्यों विकी मियाँ की शादी के इस कदर मुखालिफ हैं? तुम रिटार्डेड मियाँ के बच्चों की माँ बनना चाहती हो, महज दौलत इज्जत की खातिर? आप बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें? कोई मुलाजमत नहीं मिल सकती? पहले नौकरी तलाश करूं, मिले तो एक कमरा किसी हॉस्टल में ढूंढूं, फिर उसके बाद, हाँ बेशक, उसके बाद 3 कटोरी के विकी मियाँ, चाहे वो नीम पागल ही हों, वो तो ना मिलेंगे। सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, जरीना, सफ़िया अपने अपने हालात की वजह से
बेहद फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़ी औरतें तुम्हारा जीना दोबर कर देंगी। अम्मा नहायती नहायती मुदमख खातून है। ज़मींदारी की बू अभी उनके दिमाग से नहीं निकली। अपने आप को मलका आलम समझती हैं विकी। बेचारे जो हैं सो हैं। चांदनी सीमल के उड़ते फूलों को तक रही थी। एक एक फूल उड़कर कितनी दूर जाता है और कहाँ गायब हो जाता है। जफ़रपुर के बाग में जब सीमल के लाल लाल कटोरी ऐसे फूल खिला करते थे, रात भर उनमें शबनम भरती रहती। सुबह सवेरे लंबी चोंच वाली खूबसूरत चिड़ियाँ शबनम उन कटोरियों से पीने आ जाती। तुम्हारा ध्यान किधर है चांदनी? जी इरशाद, तुम किस किस्म की ज़िंदगी इस कैद में गुजारोगी? बात सुनो। माई वाइफ डोंट अंडरस्टैंड मी। ओ नो। चांदनी बेंच से उठी। हमारे जंगलात में एक बंगला खाली पड़ा है, हम वहाँ तुम्हारा बंदोबस्त कर देंगे। नौकर चाकर सब चीज़ यहाँ से गोया जफ़रपुर के लिए रवाना होना। बॉबी मियाँ, आप लकड़बग्गे हैं क्या? सरीहन लकड़बग्गे। बॉबी ने फाइल उनके हाथ से झपटा। गोल्ड डिगर, हम तुम्हें बहुत भोली मासूम समझते थे। तुम में और बेला में क्या फ़र्क है? वो तेज़ी से इमारत की सिमत चले गए। चांदनी अपने आप पर मुताज्जिब मुस्कुराया कि अल्लाह मियाँ से हर वक्त दुआ मांगती थी, अल्लाह मुझे प्लीज़ इन खौफनाक, अजीब व गरीब, गैर मुतवक्को हालात का सामना करने की हिम्मत दे। सो अल्लाह ने दे दी। या रब्बे करीम, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तो ये थी इस नॉवेल की आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।